आगाज ने अमांस के हाथों से वो चॉकलेट छीनी और उसी के मुंह पर दे मारी जो वो आस्तिक को देने की कोशिश कर रहा था। अमांस एकदम हैरान रह गया। वो गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है। आगाज भी एटीट्यूड से बोला, जो तुम डिजर्व करते हो, ये वही बदतमीजी है। अमांस अपनी जगह से उठा और गुस्से से अपनी मुठिया कसते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में रहने लगे हो। मैं तुम्हारी बीवी के करीब आया तो तुम इनसिक्योर हो गए और मुझे वार्निंग देने लगे कि मैं तुम्हारी बीवी के करीब नहीं जा सकता, लेकिन अब तो तुम बच्चे से भी इनसिक्योर हो रहे हो। मैं तुम्हारे बच्चे के पास आ रहा हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में हो रही है जहाँ पर कचरा भरा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही ये सारा कचरा निकल जाएगा। अमांस की बात सुनकर आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वहीं आस्तिक हद से ज्यादा डर गया था। वो सीढ़ियों से उतर रही समस्तिका की तरफ भागने लगा, जो अमांस और आगाज की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अब उन दोनों के बीच बहस किस बात को लेकर हो रही है। वहीं रितिका, जो रेलिंग से लगकर खड़ी थी, वो ये सारा तमाशा देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माजरा क्या है। और जहां तक उसे समझ आ रहा था, वो यही था कि आगाज को प्रॉब्लम अमांस से है। अमांस के समस्तिका और आस्तिक के करीब जाने से है। मतलब आगाज को समस्तिका पर शक है कि शायद उसके और अमांस के बीच कुछ चल रहा है। उसके चेहरे पर इस वक्त एविल स्माइल तैर रही थी। वही आगाज अमांस की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में इंटरेस्ट है। आइंदा मेरे बच्चे से दूर रहना, ये मैं तुम्हें साफ शब्दों में समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो मुझे एक बार फिर से तुम्हें दूसरी तरह समझाना पड़े। वैसे भी तुम्हारे चेहरे के दाग अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग बड़ी मुस्कुराहट थी। कल जिस तरह से आगाज और अमांस के बीच लड़ाई हुई थी, अमांस के होठों पर कट लग गया था और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वही समस्तिका आस्तिक को संभालते हुए आगे की तरफ आई। अब तक वैष्णवी जी भी वहां पर आ चुकी थी। वो गुस्से से आगाज और अमांस की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम दोनों ने एक बार फिर से लड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। आगाज तुरंत अमांस के पीछे हटा और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरी प्रॉब्लम ये इंसान है। जब भी इसे देखता हो तो हाथों में खुजली होने लगती है। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हूँ, लेकिन इसकी हरकतें मुझे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर ही देती है। अब आखिरी बार इसे वार्निंग दे दी है, लेकिन ये फिर भी नहीं माना, तो इस बार मैं अपने हाथों को नहीं रोक पाऊंगा। ये बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गया था। यही अमांस भी गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुम अपने हाथों को नहीं रोक पाओगे तो मैं भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। आगाज तुरंत व्यंग से बोला, नहीं पहनी है तो पहन लो, वैसे भी तुम उन्हीं के लायक हो। ये बोलते हुए वो अपनी गहरी नजरों से अमांस को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो डाइवोर्स पेपर आ रहे थे जो अमांस ने बनवाए थे। उसका मन तो कर रहा था कि अमांस का मुंह तोड़ दे, लेकिन फिलहाल वो शांत था और ये शांति तब तक रहने वाली थी जब तक आगाज के सामने स्वस्तिका की सच्चाई नहीं आ जाती। एक बार वो सच्चाई सामने आई तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। वैष्णवी जी उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम्हारे दादाजी आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले उनको हार्ट अटैक आया है और अगर अब वो तुम्हारी ये लड़ाई देखेंगे ना, तो एक बार फिर से उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कम से कम उनके लिए तो तुम दोनों खुद को शांत रखो। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो भी अमांस और आगाज की लड़ाई से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। अमांस भी आकर अब चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। वहीं रितिका भी नीचे की तरफ आई और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तुम्हें और आस्तिक को ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या। आज तो आस्तिक का हॉलीडे है ना, कितना एंजॉय करेगा ना वो आज का दिन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एविल स्माइल थी। समस्तिका गुस्से से उसे देख रही थी। वो जानती थी कि घर में हो रहे तमाशे को रितिका किस तरह से एंजॉय कर रही है। वो आगे की तरफ आई और वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोली, आप आस्तिक को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए माँ, मैं सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। वैष्णवी जी हल्का सा मुस्कुराई। तभी गिरिराज जी भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए और आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गए।
आगाज बिल्कुल उनके सामने वाली दूसरी हेड चेयर पर बैठ गया था। रितिका उसके साथ वाली चेयर पर थी और आस्तिक वैष्णवी जी के साथ अमांस की तरफ बैठा था। दिव्या भी वहीं पर मौजूद थी और काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये खुशियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि कल रात अमांस ने उससे डाइवोर्स पेपर पर साइन ले लिए थे। उसे ड्रिंक करवाने के बाद उसने धोखे से दिव्या से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा लिए थे और अब बहुत जल्दी वो इस बात को दिव्या के सामने रिवील करने वाला था। रितिका कभी अमांस की तरफ देख रही थी, कभी आस्तिक की तरफ और कभी आकाश की तरफ। वैसे तो सब कुछ डिफरेंट ही था, लेकिन एक चीज थी जो उन दोनों में बड़ी कॉमन थी, और वो कॉमन चीज नोटिस कर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। समस्तिका ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए आगाज के पास आई और उसकी प्लेट में पोहा सर्व करने लगी, लेकिन अचानक ही आगाज ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। समस्तिका ने उसके रोकने के बावजूद भी पोहा उसकी प्लेट में रखा और बोली, आप अपना गुस्सा और नाराजगी ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। खाने पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी और आगाज के गिलास में जूस सर्व कर रही थी। आगाज तुरंत बोला, और तुम्हें भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डाइवोर्स ले सकती हो, बस जो मेरा है वो मुझे वापस कर दो। ये बोलते हुए उसकी नजरें समस्तिका पर थी। तभी समस्तिका भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो आपका है ना वो आपका ही रहेगा चौहान साहब, आपसे कुछ नहीं छीन सकती मैं, और ना ही आपको कुछ दे सकती हूँ, क्योंकि इतनी औकात नहीं है मेरी। ये बोलकर अब वो वहां से साइड हट गई और आगाज उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। तभी अचानक से रितिका बोली, वैसे तुमने एक चीज नोटिस की है क्या? आगाज बोलते हुए उसकी नजरें आगाज पर थी, जो चम्मच से पोहा खा रहा था। आगाज सवालिया नजरों से उसे देखा। रितिका मुस्कुराई और बोली, वैसे तो अब समस्तिका से शादी होने के बाद आस्तिक तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन तुम उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हो ना। पर देखो, वो भी तुम्हारी तरह लेफ्ट हाथ से खाना खाता है, और सिर्फ तुम्हारी तरह नहीं, उसकी ये आदत अमान से भी मिलती है, क्योंकि अमांस भी अपने लेफ्ट हैंड से खाना खाता है ना अमांस? ये बोलते हुए अब उसने अमांस की तरफ देखना शुरू कर दिया था, जो सच में अपने लेफ्ट हैंड से ही खाना खा रहा था। वहीं उसे अपने लेफ्ट हैंड से खाना खाते देख आगाज की आंखें बड़ी हो गई थी। वो आस्तिक को भी गौर से देख रहा था। वही समस्तिका की सांस जैसे हलक में अटक गई थी, उसके चेहरे पर पसीना उभरने लगा था। आगाज कभी अमांस की तरफ देख रहा था और कभी आस्तिक की तरफ। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलकने लगा था, और उसका गुस्सा देखकर रितिका के चेहरे की वो डेविल स्माइल लंबी हो चुकी थी। समस्तिका तुरंत आस्तिक के पास आई और बोली, अब आप इस हाथ से खाना क्यों खा रहे हो बेटा? आप अपने दूसरे हाथ से खाना खाओ ना। आस्तिक मासूमियत से बोला, लेकिन क्यों माँ, मैं तो अपने इसी हाथ से खाना खाता हूँ ना। आप मुझे दूसरे हाथ से खाना खाने को क्यों बोल रही हो? उस हाथ से तो खाना गिर जाएगा। उसका जवाब सुनकर समस्तिका का डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। यही आगाज की नजरें समस्तिका पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बता रहे थे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। गिरिराज जी तुरंत बोले, कौन किस हाथ से खाना खाता है और कौन किस हाथ से नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये सब डिस्कस करने की जरूरत है। सब लोग अगर अपने खाने पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी बात सुनकर अब सब लोगों का ध्यान अपने ब्रेकफास्ट की तरफ हो गया था, लेकिन आगाज अभी भी समस्तिका की तरफ देख रहा था, जो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर उस पर हावी हो रहा था। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और आगाज मुस्कुराते हुए आस्तिक के पास आया और बोला, आज तो आपका हॉलीडे है ना, आज आपको स्कूल नहीं जाना, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं डैड, अगर आप मुझे लेकर चलोगे तो जरूर। समस्तिका तुरंत वहां पर आई और बोली, नहीं, अभी तुम्हें होमवर्क करना है, कल तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था ना, तो आज तुम्हें वो अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मुझे तुम्हारी दादी माँ बता रही है कि तुम बिल्कुल भी ध्यान से स्टडी नहीं कर रहे हो। आस्तिक, आओ तुम मेरे साथ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन आगाज तुरंत आस्तिक को अपनी गोद में उठाकर बोला, आस्तिक थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, तब तक तुम अपने बाकी के काम खत्म कर लो। अगर किसी के पास जाना है तो चली जाओ, एक ही घर में रहकर दूर रहना काफी मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर
समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वो खोई हुई आवाज में बोली, ये सब आप बहुत गलत बोल रहे हैं चौहान साहब। आगाज दांत पीसते हुए बोला, गलत और सही का पता तो बहुत जल्दी ही चलेगा। तुम बेशक से कुछ भी छुपाने की कोशिश कर लो समस्तिका, लेकिन अगर आगाज चौहान ने एक बार जिद ठान लेना कि वो उस चीज के बारे में पता लगा कर रहेगा, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। उसकी धमकी सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई और आगाज आस्तिक को लेकर वहां से जा चुका था। कुछ देर बाद आगाज आस्तिक को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर में आया और उसे अपने सामने चेयर पर बिठाकर बोला, मैं आपके लिए अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। आप तब तक यहीं पर मेरा वेट कीजिए। आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और आगाज आइसक्रीम का ऑर्डर देने आगे चला गया। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में आइसक्रीम लेकर आस्तिक के पास आया और उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए बोला, ये आपकी फेवरेट आइसक्रीम है ना? आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया। आगाज एक बार फिर से उसके सामने बैठा और आस्तिक को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगा। वो आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे क्या बेटा? आस्तिक तुरंत बोला, हाँ डैड पूछिए ना। आगाज हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्या तुमने कभी अपने डैड को देखा था? अब तो तुम्हारा डैड मैं हूँ और तुम मुझे रोज देख सकते हो, लेकिन क्या मेरे तुम्हारी लाइफ में आने से पहले कभी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था? आस्तिक जो पूरी तरह से आइसक्रीम खाने में बिजी था, वो मुस्कुराते हुए बोला, एक सीक्रेट है डैड, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप माँ को इस बारे में नहीं बताएंगे। आगाज मुस्कुराया और बोला, ये सीक्रेट हमेशा हम दोनों के बीच ही रहेगा। आस्तिक ने अपनी आइसक्रीम साइड में की और बोला, आपको पता है मैंने कभी भी अपने डैड को नहीं देखा था, लेकिन मैंने वो पेंटिंग्स देखी थी जो माँ जमीन पर बनाती थी, मिट्टी की जमीन पर, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डैड बिल्कुल मेरे सामने ही है। वैसे माँ ने कभी बताया नहीं कि वो पेंटिंग मेरे डैड की है, लेकिन जब वो पेंटिंग बनाती थी ना, तब उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। पर जब मैं उस पेंटिंग को देखने के लिए उनके पास आता था, तो वो जल्दी से उस पेंटिंग को मिटा देती थी। इसलिए मैं कभी उन्हें देख नहीं पाया। पर एक दिन मैंने उन्हें देखा था और वो बिल्कुल आप जैसे ही लगते थे। बस थोड़ा सा फर्क था, पर शायद नहीं, मुझे अच्छे से नहीं पता। उसकी बात सुनकर आकाश सोच में पड़ गया था और कुछ सोचते हुए उसकी आंखें गहरी लाल हो रही थी। समस्ती का इस वक्त हॉल में ही मौजूद थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आगाज आस्तिक को लेकर पता नहीं कहाँ गया था। उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं आस्तिक आगाज से कुछ ऐसा वैसा न बोल दे जिससे आगाज को समस्तिका पर और भी ज्यादा शक हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि आगाज को उसके बारे में कुछ पता चले। उसने अपने फोन से आगाज को फोन भी किया, लेकिन आगाज के सामने से कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज ने आस्तिक को गाड़ी में बिठाया और फिर उसे लेकर वापस घर के लिए निकल चुका था। इस वक्त उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसे करना क्या है, उसे कैसे सारा सच पता लगाना है। उसने चौहान मेंशन के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क की और फिर आस्तिक को अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ लेकर आया। जैसे ही समस्तिका ने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी, वो तुरंत अपनी जगह से उठी और आस्तिक के पास आई। उसने आस्तिक को अपने सीने से लगाया और बोली, अब आप ठीक तो हो ना बेटा? आस्तिक मुस्कुराया और बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो डैड के साथ था। डैड ने मुझे आइसक्रीम खिलाई जो बहुत ज्यादा टेस्टी थी, बट आई एम सॉरी, मैं आपके लिए वो आइसक्रीम लेकर नहीं आया। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, आप फिर कभी मुझे आइसक्रीम खिला दीजिएगा। अब आप एक काम कीजिए, अपने रूम में जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसकी बात सुनकर आस्तिक तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से चला गया। वहीं आगाज अभी भी वहां पर खड़ा था। समस्तिका ने अब उसकी तरफ देखा और बोली, क्या चाहते हैं आप चौहान साहब? आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही कि तुम प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दो और डाइवोर्स ले लो। समस्तिका मायूसी से बोली, आपको सच में लगता है कि मेरी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर है? वो प्रॉपर्टी जो दादाजी ने मेरे नाम की है, मेरे मन में उसके लिए कोई लालच है? एक बार नहीं, 1000 बार मैं किसी भी पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ चौहान साहब, लेकिन जो बातें आप मुझे बोल रहे हैं
जो बातें आप मुझे सुना रहे हैं वो सच नहीं है। आगाज अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो तुम बता दो सच क्या है। अब ये मत कहना कि कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि है तो बहुत कुछ, बस मुझे ही नहीं पता। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो हल्का सा पीछे की तरफ हटी और बोली, कुछ कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ चौहान साहब, कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ। प्रॉपर्टी पेपर्स पर भी साइन करने को तैयार हूँ। आप पेपर्स बना लीजिए, मैं आपको। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, मुझे पेपर बनाने की जरूरत क्या है। डाइवोर्स पेपर्स तो तुमने तुम दोनों ने मिलकर बनवा ही लिए। मुझे तो बस प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाने हैं, बट डोंट वरी, वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में और ज्यादा वक्त तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा बेहिसाब झलक रहा था। समस्तिका की आंखों में आंसू आ गए। आगाज उसकी आंखों में आंसू देखकर तुरंत बोला, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे ना जाने तुम्हें मुझसे कितना ही प्यार हो। तुम्हें पता है, आज तक कई लड़कियों ने दावा किया मुझसे प्यार करने का, लेकिन जो बात तुम में है ना, वो किसी में भी नहीं। ड्रामा भी ऐसे करती हो कि बिल्कुल रियल लगे। एक पल के लिए तो मैं भी तुम्हारे ड्रामे को सच मान जाऊं और तुम्हारे इस प्यार के ड्रामा में फंस कर तुम्हें अपनी जान देने तक के लिए भी तैयार हो जाओ। सबस्तिका रोते हुए बोली, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ आपसे चौहान साहब, लेकिन कुछ कहूंगी नहीं। बस इतना कहूंगी आपको, जैसा लगता है, जो लगता है आप मान लीजिए। आगाज व्यंग से मुस्कुराया और बोला, कुछ कहोगी तो तुम तब ना, जब तुम्हारी कुछ कहने की औकात होगी। जस्ट वेट फॉर द प्रॉपर्टी पेपर्स। एक बार प्रॉपर्टी पेपर्स बन जाए, उसके बाद तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से सीढ़ियों की तरफ चला गया और समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और दिल में उसे बेइंतहा तकलीफ महसूस हो रही थी। सोचा तो उसने भी नहीं था कि उसे कभी आगाज के लिए इस तरह की फीलिंग्स आएगी, लेकिन कब आगाज के लिए उसके दिल में फीलिंग आई उसे पता ही नहीं चला। वो आगाज जो पल पल उसे सुनाता, जिसके बारे में समस्तिका यही कहती थी कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसे आगाज की बातों से फर्क भी पड़ रहा था और वो बातें उसे तकलीफ भी दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने रूम में ना जाकर अमांस के रूम की तरफ आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर अंदर पूरे कमरे में घूम रही थी। फिलहाल कमरे में कोई भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अंदर की तरफ आया और कुछ ही देर में वो वापस रूम से बाहर भी निकल गया। वो रूम में कुछ ढूंढने के लिए आया था। कुछ देर बाद समस्तिका अपने रूम में आई। उसकी नजरें आगाज को ढूंढ रही थी, लेकिन आगाज रूम में था ही नहीं। समस्तिका आकर बेड पर बैठी और आगाज और अपने उन पलों के बारे में सोचने लगी, जिसमें बेशक से ही आगाज हमेशा नशे में होता था, लेकिन समस्तिका ने वो सारे पल अपने होशो हवास में जिए थे। करीब तो आज तक बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन कोई उसके दिल को, उसकी रूह को छू नहीं पाया था। और आगाज वो अकेला इंसान था, जिसे ना चाहकर भी समस्तिका अपना दिल दे बैठी थी। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और कब रोते रोते वो यूं ही बेड पर बैठे बैठे सो गई, उसे पता ही नहीं चला। रात का वक्त, समस्तिका की आंखें खुली और वो अपने आसपास अपनी नजरें घुमाने लगी। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ पर 11 बज चुके थे। समस्तिका को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी देर रात तक सोती रही। वो तुरंत रूम से बाहर निकली। रूम में देखने से इतना तो पता चल ही गया था कि आगाज रूम में नहीं है। वो जैसे ही बाहर की तरफ आई, उसकी नजर हॉल में गई, जहाँ पर लाइट बंद थी। मतलब सब लोग डिनर करके सो चुके थे। उसने वापस रूम में आकर सामने टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर खाना रखा था। शायद वैष्णवी जी ने ही खाना रखवाया होगा, लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था, इसलिए वो टेबल की तरफ गई ही नहीं। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो बाहर की तरफ आई और सीधा बाहर गार्डन एरिया में आ गई। वहीं दूसरी तरफ अमांस, जिसकी गाड़ी अभी अभी वहां पर आकर पार्क हुई थी, उसने जैसे ही समस्तिका को बाहर गार्डन एरिया की तरफ जाते हुए देखा, वो भी तुरंत उसके पीछे पीछे आया। समस्तिका को आगाज का इंतजार था। जैसे ही उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, उसने तुरंत पलटकर देखा और बोली, आप आ गए चौहान साहब। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई।
जब उसकी नजर सामने अमांस पर गई, वही अमांस मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो गई मुझे देखकर? मुझे भी तुम चौहान साहब बुला सकती हो। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे चौहान साहब बुलाओ। वैसे शादी के बाद तो मुझे अमांस कहकर तो नहीं बुलाओगी, इतना तो मैं जानता हूँ। समस्तिका हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोली, बकवास बंद कीजिए। मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ आपसे। मैं चौहान साहब की बीवी हूँ और हमेशा उनकी बीवी ही रहूंगी। अमांस तुरंत बोला, लेकिन तुम दोनों का बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा। समस्तिका गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों का डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप मुझसे दूर रहिए। आखिर आपने कंट्रोल नहीं किया तो मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अब तक मैं चुप हूँ, इसे मेरी मजबूरी मत समझिए। अगर मैं बोलना शुरू करूंगी ना, तो घर का हर एक शख्स सुनेगा और उसके बाद फिर जो होगा ना, वो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अमांस। अमांस हंसा और बोला, एक तो तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होता। मैं यहाँ प्यार से सब कुछ हैंडल करने की सोचता हूँ और तुम हो कि बेवजह का गुस्सा लेकर बैठ जाती हो। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ ना। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। समस्तिका और भी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। अमांस जैसा बेशर्म आदमी उसने सच में नहीं देखा था। वो गुस्से से कांपते हुए उसका हाथ अपने कंधे से झटक कर बोली, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहिए। दिव्या है आपके पास, जाइए और उसे हाथ लगाइए। आखिरी बार कह रही हो आपसे। इस बार मैं कोई वार्निंग नहीं दूंगी। अमांस एटीट्यूड से बोला, मुझे तुम्हारी वार्निंग चाहिए भी नहीं। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें आकाश को डाइवोर्स देना ही पड़ेगा, वरना। समस्तिका उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, वरना? वरना क्या? अमांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वरना ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे आस्तिक को छीनना पड़ेगा। आस्तिक को छीनने की बात सुनकर ही समस्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई इतनी बेहुदा बकवास करने की? खबरदार, अगर आपने मेरे आस्तिक पर अपनी नजर भी डाली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांस बोला, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अगर हम दोनों के बीच वो सब कुछ नहीं होता, तो वो कभी पैदा ही नहीं होता। उस पर हक बनता है मेरा। उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तुम मुझे उस पर अपना राइट क्लेम करने से नहीं रोक सकती। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो अपना सब कुछ तो गवा चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक ही जीने का बहाना था, एक ही जीने की उम्मीद थी, और वो था आस्तिक। अमांस अब उससे वो भी छीनने की बात कर रहा था। उसने गुस्से से कांपते हुए अमांस का गिरेबान अपने हाथों में जकड़ लिया और बोली, खबरदार, अगर आपने आस्तिक को मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो। आज तक मैंने आपकी सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया ना, तो मैं सच में आस्तिक की कसम खाकर कहती हूँ, मिस्टर अमास चौहान, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। समस्तिका की धमकी सुनकर अमास हंसते हुए बोला, तुम बेशक से मुझे जितनी मर्जी धमकी दे दो समस्तिका, लेकिन सच तो ये है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें आस्तिक को अपने पास रखना है या फिर आस्तिक के साथ रहना है, तो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब बेशक से वो तुम अपनी मर्जी से करो या फिर जबरदस्ती से, आई डोंट केयर, लेकिन अब मेरा तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसने समस्तिका के हाथ अपने गिरेबान से हटा दिए थे और अंदर की तरफ चला गया था। समस्तिका घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उससे सब कुछ छीन लेने के बाद भी अमांस को चैन नहीं पड़ रहा था। जो उसके पास सिर्फ आस्तिक था और अब वो भी उसे वो छीनना चाहता था। वो खुद से ही बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपसे शादी तो मैं हरगिज नहीं करूंगी, बेशक से कुछ भी हो जाए, और मैं आस्तिक को भी आपके पास नहीं आने दूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। तकरीबन 1 घंटा वो वहीं पर बैठी रही और उसकी नजरें सामने दरवाजे पर टिकी रही, लेकिन आगाज की गाड़ी दरवाजे से अंदर आई ही नहीं। समस्तिका ने अपने फोन से आगाज को कॉल भी किया, लेकिन आगाज उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। हार मानते हुए अब समस्तिका खुद चौहान मेंशन के अंदर आई और आकर बेड पर लेट गई। अभी भी उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसने सोच लिया था कि वो आगाज को सारी सच्चाई बता देगी, क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो जानती थी कि शायद सच का पता लगने के बाद आगाज उससे
बहुत नफरत करेगा, लेकिन वो आस्तिक को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए उसके पास अब एक ही ऑप्शन था, आगाज को सारी सच्चाई बता देना। वो रूम में आने के बाद भी ना जाने कितना वक्त आगाज का इंतजार करती रही और आखिर उसे नींद आ गई, लेकिन आगाज नहीं आया। सुबह के तकरीबन 11 बजे समस्तिका की आंखें खुली। वो तुरंत हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। वो हैरानी से बोली, चौहान साहब अभी भी नहीं आए? कल पूरी रात को घर नहीं आए और अब भी वो रूम में नहीं है। वो ठीक तो होंगे ना? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने एक बार फिर से अपने फोन से आगाज को फोन किया, लेकिन आगाज ने इस बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वो वॉशरूम की तरफ गई और जल्दी से शावर लेकर बाहर आई। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही वो रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आ गई थी। वैष्णवी जी ने उसे बताया कि उन्होंने आस्तिक को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। समस्तिका की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। समस्तिका ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी, इसलिए वैष्णवी जी उसकी तरफ आई और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, वो बस मेरा सिर दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ, शायद सही हो जाए। ये बोलकर वो अभी अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन पर वाइब्रेशन हुई। उसे स्क्रीन पर एक मैसेज हो रहा था। उसने तुरंत उस मैसेज को ओपन किया, जिसमें लिखा था, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाओ, वरना अफसोस आखिरी बार तुम अपने बेटे को देख भी नहीं पाओगी। वो मैसेज पढ़कर शमस्तिका के होश उड़ गए। उसके आगे ही एक और लाइन थी, और अगर इस बारे में किसी को बताने की कोशिश भी की तो बेशक से फिर यहाँ पर आ भी जाना, लेकिन तब भी तुम्हें अपने बेटे को देखना नसीब नहीं होगा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो थर-थर कांपने लगी थी। वैष्णवी जी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम तो अपने रूम में रेस्ट करने जा रही थी ना, अब यहाँ पर क्यों खड़ी हो? समस्तिका जल्दी से बोली, वो मैं रेस्ट, हाँ मुझे रेस्ट करना है, मैं चलती हूँ अपने रूम में। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। वैष्णवी जी भी अब अपने रूम की तरफ जा चुकी थी। उनके वहां से जाने के बाद समस्तिका तुरंत अपने रूम से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। देखते ही देखते वो चौहान मेंशन से बाहर निकल चुके थे। गार्ड्स ने भी ना उसे रोकने की कोशिश की और ना ही उससे कुछ पूछा। कुछ देर बाद समस्तिका पहाड़ी के पीछे वाली खाई पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे वहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। वो रोते हुए बोली, जरूर ये आप ही है अमास, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे आस्तिक को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की? आपकी हिम्मत भी कैसी हुई उसे अपने घटिया इरादों में शामिल करने की? अगर आस्तिक को कुछ भी हुआ ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं सच में आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अमांस, आज तक आपको कुछ नहीं कहा मैंने। बेशक से आपने मेरे साथ कुछ भी किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो हर तरफ नजर उठाकर देख रही थी, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आया। तभी अचानक से दूर से उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आई। दूर से वो गाड़ी को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आ गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो गाड़ी अमांस की नहीं बल्कि आगाज की थी। और उस गाड़ी में से सिर्फ आगाज नहीं बल्कि रितिका भी बाहर निकली। रितिका के हाथों में कुछ पेपर्स थे, जो वो अपने साथ लेकर शमस्तिका के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए वो पेपर शमस्तिका की तरफ बढ़ा दिए और बोली, साइन करो इन पर। वही आकाश भी उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। समस्तिका गुस्से से बोली, मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। पहले मुझे ये बताओ, आस्तिक कहाँ है? और चौहान साहब, मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, आप इस तरह से आस्तिक का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था आपके दिल में मेरे लिए बेशक से कुछ भी ना हो, लेकिन आस्तिक के लिए तो प्यार है। लेकिन आज आपने प्रूव कर दिया कि आप पत्थर दिल इंसान हैं। आकाश तिरछा मुस्कुराया और बोला, पत्थर दिल होना फिर भी सही है, लेकिन कम से कम तुम्हारी तरह झूठा और मक्कार तो नहीं। समस्तिका गुस्से से बोली, मुझे आपकी ये सारी बातें नहीं सुननी, जिन्हें मैं पिछले 3 महीने से सुनती आ रही हूँ। मुझे मेरे आस्तिक से मिलना है। मुझे बताइए, आस्तिक कहाँ है?
आगाज तुरंत बोला, अब तक तो मैं यूं ही तुम्हें बोलता था कि तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भोली वाली इस सूरत के पीछे इतनी शातिर खिलाड़ी है। समस्तिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे आपकी ये बातें नहीं सुननी। मुझे मेरा आस्तिक दीजिए, आपको बदले में मुझसे जो भी साइन करवाने हैं मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे मेरा आस्तिक दे दीजिए। आगाज तुरंत बोला, बड़ा तड़प रही हो आस्तिक के लिए। ठीक है, तुम्हें आस्तिक चाहिए, मैं तुम्हें आस्तिक दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि उसका बाप कौन है। समस्तिका एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाई, मुझे आपके बेहुदा सवाल का जवाब नहीं देना। आपके लिए जब मैं और आस्तिक मैटर ही नहीं करते, तो उसका बाप कौन है और कौन नहीं, ये जानना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। मुझे मेरा आस्तिक दे दीजिए चौहान साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। वही आगाज हंसा और बोला, एक तो तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे ड्रामा को बिल्कुल रियल वाली फीलिंग दे देते हैं। खैर, तुमने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आस्तिक का बाप कौन है। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई। आगाज हंसा और बोला, वैसे सातिर तो तुम बहुत निकली, और तुम्हारा पार्टनर भी। एक्चुअली मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। पहले मुझे लगा आस्तिक तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर आस्तिक नहीं, बल्कि वो तो बेचारा खुद एक मोहरा है, जिसे तुम लोग इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हारा पार्टनर तो कोई और है। समस्तिका की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसे अपने दिल में बेचैनी सी महसूस हो रही थी। आगाज उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, मेरे मुंह से अपने पार्टनर का नाम सुनना चाहोगी? उसकी बात सुनकर समस्तिका कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आगाज मुस्कुराया और बोला, अमास चौहान, यही है ना तुम्हारा पार्टनर का नाम? तुम्हारा पार्टनर और आस्तिक का बाप। उसकी बात सुनकर समस्तिका का दिल धक से रह गया। आखिर आगाज को वो बात पता चल ही गई जो उसे नहीं पता चलनी चाहिए थी। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे और सांस और भी ज्यादा गहरी हो गई। रितिका उसकी तरफ देखती हुए बोली, वैसे तुम जैसी लड़की को देखकर ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि इतनी मासूमियत से भरे हुए चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग होगा। पहले एक भाई को फंसाया और उससे एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया। समस्तिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे आस्तिक को नाजायज कहा तो। उसका चिल्लाना सुनकर रितिका भी बोली, चिल्लाओ मत, ऐसे ही कुछ नहीं बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो सच है। आस्तिक तुम्हारा और अमांस का नाजायज बच्चा है। अगर इतना ही जायज होता तो अमांस उसे अपना नाम देता, पर नहीं। अगर वो उसे अपना नाम दे देता तो तुम्हें वो सब कैसे मिलता जो तुम लोग हासिल करना चाहते हो। पहले तुमने अमांस से प्रेग्नेंट होकर उसके नाजायज बच्चे को जन्म दिया, और फिर उस बच्चे की हेल्प से चौहान मेंशन के अंदर एंटर कर गई, जहाँ पर तुम्हारी शादी आगाज से हुई। मतलब तुम्हारे बच्चे का बाप अमांस और तुम्हारा पति आगाज, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू। अमांस से तुम्हें चौहान मेंशन में रहने की टिकट मिल सकती थी। तुम आराम से उसके चौहान मेंशन में आ सकती थी, लेकिन अगर तुम अमांस के साथ चौहान मेंशन आती तो तुम दोनों को वो सब कैसे मिलता जो तुम्हें अब मिल रहा है। वो 60% जो आगाज की है, लेकिन उन पर तुम अपना कब्जा जमा कर बैठी हो। रितिका की बात सुनकर शमस्तिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप पूरा सच नहीं जानते हैं चौहान साहब, और शायद आप पूरा सच सुन भी नहीं पाएंगे। आगाज उसकी बात बीच में काट कर बोला, और मुझे पूरा सच जानना भी नहीं है। जितना जान लिया उतना काफी है। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब तक तो मैं तुम्हें यूं ही तरह तरह की बातें बोलता था, लेकिन अब वो सारी बातें सच हो गई है। तुम्हें पता है, तुम वो पहली लड़की थी जो मेरे करीब आई थी, जिसके साथ ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गया था और उसकी सांसें गहरी हो गई थी। समस्तिका की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे। वो आगाज की तरफ देखकर बोली, एक बार मेरी बात सुन लीजिए चौहान साहब। आगाज गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम्हारी बात सुनना तो दूर, मुझे इतनी नफरत हो रही है कि मन कर रहा है तुम्हारी जान ले लो, लेकिन नहीं, तुम्हारी जान लेकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब इस गलतफहमी में मत रहना कि अब मैं तुम्हारा ये ड्रामा, ये सारी नौटंकी बर्दाश्त करूंगा। चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करो और आस्तिक को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती आस्तिक के साथ मैं क्या करूंगा।
समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वो आकाश के बिल्कुल करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे लगा था आप अमान से थोड़े अलग है चौहान साहब, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि आप दोनों में कोई फर्क नहीं। पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए चौहान साहब, मेरा आस्तिक मेरी जान है, वो मेरा बेटा है, कोई हथियार नहीं जिसे आप लोग मुझे अपने सामने झुकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि आपको कुछ बताने का कोई फायदा ही नहीं। दीजिए मुझे कौन से पेपर पर साइन करने हैं, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश हल्का सा मुस्कुराया और उसने रितिका की तरफ देखा। रितिका ने तुरंत आकाश और उसके डाइवोर्स पेपर उसके सामने किए। समस्तिका ने उन डाइवोर्स पेपर की तरफ देखा जिस पर आकाश के साइन थे। उसने भी अब उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। साइन करते वक्त उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आकाश ने उससे वो पेपर लिए और फिर रितिका ने दूसरे पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए, जो प्रॉपर्टी के पेपर थे, जिसमें लिखा था कि समस्तिका अपने नाम के 60% आकाश के नाम कर रही है। समस्तिका ने उन पेपर्स को अपने हाथों में लिया और फिर आकाश की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप मुझे आस्तिक दीजिए, उसके बाद ही मैं इन पेपर पर साइन करूंगी। आकाश मैम से मुस्कुराया और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन पेपर्स पर साइन करना नहीं चाहती? कहीं आस्तिक से ज्यादा तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका बोली, आस्तिक मुझे मेरी जान से भी बढ़कर है चौहान साहब। ये प्रॉपर्टी और ये सब चीज आप चौहान फैमिली को मुबारक हो। मुझे मेरा आस्तिक दे दीजिए, मैं आज ही शहर छोड़कर चली जाऊंगी। आकाश ने तुरंत रितिका की तरफ देखा। रितिका जल्दी से गाड़ी के पास आई और बैक सीट पर बैठे हुए आस्तिक को लेकर आई, जो मुस्कुरा रहा था क्योंकि आगाज उसे यहाँ पर यह कहकर लाया था कि वो समस्तिका को सरप्राइज देने वाले हैं। लेकिन अब उसने समस्तिका के पास आकर उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो तुरंत बोला, डैड माँ तो रो रही है, आपने तो कहा था कि हमारे सरप्राइज से माँ खुश हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर समस्तिका व्यंग से मुस्कुराई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, इल्जाम आप दूसरों पर लगाते हैं चौहान साहब, लेकिन सच कहो जितना आप इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, उतना तो कोई भी नहीं खेलता होगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किया और फिर अगले ही पल वो पेपर्स आगाज की तरफ बढ़ा दिए। आगाज ने उन पेपर्स को लिया और उन्हें चेक करने के बाद तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रितिका भी गाड़ी की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और शवस्तिका की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, आखिर मैंने तुम्हें आगाज की जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात का पता लग गया होगा, यू ब्लडी कैरेक्टरलेस गर्ल। उसकी बात सुनकर शमस्तिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आस्तिक के साथ वहां पर खड़ी रही। देखते ही देखते आगाज और रितिका गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे और उनके जाने के बाद अचानक ही समस्तिका जोरों से चिल्लाई। उसकी चीख आसमान को भी चीर देने वाली थी। आस्तिक उसे यूं देखकर हैरान था।